एक सांसद को उनके घर के सामने गोली मार दी जाती है और कोई कुछ नहीं कर पाता। आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगी? हम अगले जन्म में भले ही जानवर बन जाएं पर इस तरह की मतलब औरत नहीं बनना। गांव में बदनामी होना शुरू हुई। गांव के सरपंच के बेटे ने फूलन देवी के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए और फूलन को गांव से ही बाहर निकाल दिया। लेकिन हर ऑपरेशन के पहले और बाद में फूलन के कहने पर पूरी गैंग किसी न किसी दुर्गा माँ के मंदिर में जाकर पूजा जरूर किया करती थी। विक्रम ने ही फूलन से कहा था कि अगर मारना ही है तो 20 को मारना, एक को मारेगी तो लोग तुझे हत्यारन कहेंगे और फांसी पर चढ़ा देंगे। खैर, बाबू गुज्जर की नजर भी फूलन पर थी और उसने अगले 72 घंटों तक फूलन को फिजिकली अब्यूज किया। लेकिन तीसरे दिन शाम को स्टोरी में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। आज से लगभग 24 साल पहले 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में एक ऐसा हादसा हुआ जिस पर एक पल के लिए तो विश्वास ही नहीं होता। उस दिन दहाड़े इंडियन पार्लियामेंट से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर एक सांसद को उनके घर के सामने गोली मार दी जाती है और कोई कुछ नहीं कर पाता। चंबल की जानी मानी डकैत फूलन देवी की हत्या के दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले लोकेशंस को अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो, ये है ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के ठीक सामने है ये संसद चौक और संसद चौक से आगे चलते हैं तो यहाँ पड़ती है ये पटेल चौक। पटेल चौक से लेफ्ट लेंगे तो यहाँ पर है ये अशोका रोड और इसी अशोका रोड पर 44 नंबर मकान ही था फूलन देवी का। अब वापस पार्लियामेंट बिल्डिंग पर आ जाओ। आज दिन है 25 जुलाई 2001 का और पार्लियामेंट में लंच ब्रेक हो चुका था। 1:20 पर ये गाड़ी जो पार्लियामेंट से बाहर निकल रही है, इसमें बैठे हुए हैं 4 लोग। पीछे वाली सीट पर बैठी हुई है फूलन देवी और उनका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड बलविंदर सिंह। आगे वाली सीट पर मौजूद हैं रघुराज सिंह शाक्या और उनका ड्राइवर जो इस वक्त फूलन देवी को उनके घर तक लिफ्ट दे रहे हैं। गाड़ी आगे बढ़ते हुए पटेल चौक पहुंचती है, फिर वहां से अशोका रोड जाती है और 44 अशोका रोड के सामने यानी कि फूलन देवी के इस घर के सामने फूलन देवी और उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड को ड्रॉप करके सांसद RS शाक्या और उनके ड्राइवर चले जाते हैं। जब फूलन देवी को उनके घर के सामने ड्रॉप किया गया, उसी वक्त यहाँ दूसरी तरफ एक ग्रीन मारुति 800 खड़ी थी जिसमें मंकी कैप लगाए 3 शूटर्स मौजूद थे। फूलन देवी और उनका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही अपने घर के अंदर जाने लगे, वैसे ही इन तीनों शूटर्स ने फूलन देवी का पीछा किया और पास जाकर फायरिंग शुरू कर दी। सिक्योरिटी गार्ड बलविंदर सिंह को पेट में एक गोली लगी और वो यहीं पर गिर गए। इस फायरिंग के दौरान फूलन देवी को टोटल 5 गोलियां मारी गईं, जिसमें से एक गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से सीधा उनके माथे के बीचों बीच मारी गई। गोलियों की आवाज सुनते ही फूलन देवी के पति उम्मेद सिंह बाहर आए। उन्होंने देखा कि खून से लथपथ फूलन देवी और बॉडीगार्ड जमीन पर गिरे हुए हैं और मंकी कैप पहने हुए तीनों शूटर्स अपनी ग्रीन मारुति 800 में बैठकर शूटिंग साइट से भाग रहे हैं। उम्मेद सिंह ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और काफी देर इंतजार भी किया, लेकिन एम्बुलेंस आई ही नहीं। इसलिए फिर उम्मेद सिंह ने फूलन देवी और बलविंदर सिंह को अपनी पर्सनल कार में बिठाया और श्री राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में लेके चले गए। ड्रोन शॉट की मदद से समझो कि ये है ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, ये है पटेल चौक, ये है फूलन देवी का घर और शूटिंग साइट और ये रहा राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। यहाँ देख के आपको साफ साफ पता चल रहा है कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ज्यादा दूर है ही नहीं। बट स्टिल जब फूलन देवी को हॉस्पिटल ले जाया गया तब डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया और कुछ इस तरीके से बैंडिट क्वीन या यूं कह लो कि चंबल की जानी मानी डकैत ने अपनी देह का त्याग किया। आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि फूलन देवी से आखिर किस बात का बदला लिया जा रहा था जो उन्हें उनके घर के सामने ही 5 गोलियां मार दी गईं। मंकी कैप लगाए हुए ये तीनों शूटर्स कौन थे, इन्हें किसने भेजा था और इस पूरे फूलन देवी हत्याकांड की एग्जैक्ट प्लानिंग कैसे की गई थी। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। बात 1963 की है। उत्तर प्रदेश के जालौन के एक छोटे से गांव गोरहा का पूर्वा में जन्म होता है फूलन देवी का। फूलन देवी मल्ला कम्युनिटी की थी जिसे उस जमाने में लोअर कास्ट माना जाता था। बहुत छोटी सी उम्र में ही फूलन अपने हक के लिए लोगों से भिड़ जाती थी। अब चूंकि फूलन कोई बहुत अमीर परिवार में पैदा नहीं हुई थी तो फूलन के चाचा ने उनकी जमीन हड़पनी चाही तो सिर्फ 10 साल की फूलन अकेले ही उनके अगेंस्ट खड़ी हो गई। हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन फूलन की माँ ने उसे बताया कि उसका चाचा और उनका बेटा मैयादीन ने फर्जी कागज बनवाकर उनकी जमीन छीन ली है। तो फूलन सीधा उस खेत में जाकर बैठ गई और हटने से मना कर दिया। मैयादीन जो उस वक्त 20 साल के आसपास का था वो फूलन को भगाने आया, लेकिन फूलन वहां से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। गुस्से में आकर मैयादीन ने फूलन के सिर पर ईंट मार दी। घर वालों को लगा कि कहीं फूलन कोई और लड़ाई ना कर ले, इसलिए उन्होंने सिर्फ 11 साल की उम्र में ही फूलन की शादी करवा दी। इनफैक्ट फूलन की शादी एक ऐसे आदमी से की गई जो उससे उम्र में 3 गुना बड़ा था और एक विडोअर भी था। नाम था पुत्तीलाल। सिर्फ 100 रुपए, एक गाय और एक साइकिल के बदले में उस छोटी सी फूलन को उस अधेड़ उम्र के आदमी के साथ भेज दिया गया। शादी
शादी के बाद पुत्तीलाल उसके साथ जबरदस्ती करता, उसे पीटता था और हर दिन उसकी जिंदगी को और भी नरक बना देता था। ये सब सहना फूलन के बस के बाहर होता जा रहा था। अपने 12वें बर्थडे के बाद एक दिन फूलन ने सब कुछ छोड़ने का फैसला लिया। वो वहाँ से पैदल ही निकल गई और अपने मायके लौट आई। फूलन के घर वालों के लिए ये एक धब्बा सा था और फूलन की माँ ने तो ये तक कह दिया, मर जाओ या तो कुएं में कूद जाओ या यमुना में डूब जाओ। अब घर वाले ही इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं तो सोचो सोसाइटी ने क्या कुछ नहीं बोला होगा। अगर आज के टाइम भी कोई महिला अपने पति को छोड़ के वापस आ जाती है तो सोसाइटी के वो 4 लोग कितनी ज्यादा बातें बनाते हैं। फिर ये तो आज से 500 साल पहले की बात है, तो सोचो उस समय इस बात का कितना बड़ा मुद्दा बनाया होगा। मोरओवर फूलन के साथ भी वही हुआ। मायके लौटने के बाद फूलन को खराब नजरों से देखा जाता था और इसी बीच एक हादसा हुआ। गांव के सरपंच के बेटे ने फूलन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। फूलन जैसे तैसे उस लड़के को मार के तो वहां से भाग गई। पंचायत बैठी। चूंकि गांव ठाकुर कास्ट डोमिनेटेड था, सरपंच का बेटा भी ठाकुर ही था और फूलन एक लोअर कास्ट महिला थी, तो उन लोगों ने फूलन को कैरेक्टरलेस डिक्लेयर कर दिया और साथ ही उसे गाँव से भी निकाल दिया। यहाँ आपको एक बात ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर, जिसे अक्सर राजपूत भी कहा जाता है, एक अपर कास्ट कम्युनिटी है जो हिस्टोरिकली वॉरियर क्लास यानी कि क्षत्रिय मानी जाती है। ये लोग पहले से ही जमीन के बड़े मालिक रहे हैं और रूरल एरियाज में इनका काफी इन्फ्लुएंस रहा है। ठाकुर नाम असल में एक फ्यूडल टाइटल था जिसे लोग इज्जत और पावर के रूप में यूज करते थे। आज भी यूपी के कई गांव कस्बों में ठाकुर फैमिलीज के पास जमीन, पैसा और लोकल पावर होती है। एनीवेज गांव से निकल के फूलन अपने कजन कैलाश के घर चली गई जो यमुना नदी के पास टोगा गांव में रहता था। कैलाश, जिसके घर फूलन रुकी थी, दिखने में तो एक आम आदमी ही था, लेकिन असल में वो डकैतों के लिए छोटे मोटे काम किया करता था, जैसे खबर देना, सामान पहुंचाना। इसी कनेक्शन के थ्रू फूलन की पहली मुलाकात डकैतों से हुई थी। कैलाश पहले से ही शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे, लेकिन कुछ सोर्सेज में मेंशन्ड है कि फूलन और कैलाश ने शादी भी कर ली थी, पर यह शादी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई। फूलन अपने कजन की जमीन पर घास काटती थी और भैंसों को चराने ले जाती थी, पर धीरे धीरे गांव में उसकी इमेज बदलने लगी। लोग उसके बारे में अफवाहें उड़ाने लगे। उसे एक बदनाम औरत के रूप में देखा जाने लगा जो अकेली यमुना में नहाती थी, वो भी बिना कपड़ों के। फिर एक दिन फूलन ने अपने कजन कैलाश के घर से भी निकल जाने का फैसला किया। फूलन वापस अपने खुद के घर गोरहा का पूर्वा में आ गई, पर उनकी बदकिस्मती यहीं से शुरू हुई। साल था 1979 और फूलन की उम्र थी सिर्फ 16 साल। पुलिस ने फूलन को गिरफ्तार कर लिया, ये इल्जाम लगाकर कि उसने सरपंच के घर चोरी की है और वो डकैतों के साथ मिली हुई है। जेल में फूलन के साथ और भी भयानक चीजें हुई। पुलिस वालों ने कई दिनों तक फूलन को फिजिकली अब्यूज किया और कुछ सोर्सेज के हिसाब से तो उसके खुद के पिता के सामने भी। सबसे खराब बात यह है कि जिस सिस्टम को फूलन को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, उसी सिस्टम ने फूलन के साथ गलत किया। यह बात भी फैक्ट है कि सिस्टम को बदलने का एक ही तरीका होता है, अंदर से उसका हिस्सा बनना। आज हजारों लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी इसलिए करते हैं ताकि वो सिस्टम में चेंज लाकर उसे एक बेस्ट वर्जन बना सकें। और अगर आप भी इसी मिशन पे हो तो एक ऐप आपका साथ दे सकता है, टेस्ट बुक। टेस्ट बुक पर आपको मिलते हैं स्ट्रक्चर्ड मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, करंट अफेयर्स और डिटेल्ड स्टडी नोट्स, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आज 6.5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी टेस्ट बुक से जुड़ चुके हैं। अब क्यों इतने स्टूडेंट्स एक ही प्लेटफॉर्म को प्रीफर कर रहे हैं, इसका भी रीजन बताता हूँ। अभी गवर्नमेंट सेक्टर में वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम मानी जाती है एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल जैसे टफ एग्जाम में एयर 2 आशीष तिवारी, एयर 4 देवेश बैरागी और एयर 6, 8, 9, 10 सब टेस्ट बुक के स्टूडेंट्स ही रहे हैं। रिसेंटली एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट आया था जिसमें एयर 1 रोहित भी टेस्ट बुक के ही स्टूडेंट थे। अगर आप भी चाहते हो कि सिस्टम में जाकर असली बदलाव ला सको तो टेस्ट बुक आपका स्ट्रॉन्ग पार्टनर बन सकता है, प्लस टेस्ट एनालिसिस और स्टडी नोट्स में हेल्प कर सकता है। और अगर आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी गई मेरी लिंक्स का यूज करोगे और कूपन कोड HOW12 लगाओगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। चेक आउट टेस्ट बुक नाउ। अब फूलन की लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है और उससे पहले मैं अगर आपको एक छोटा सा फ्लैशबैक दूं तो फूलन की शादी 11 साल की उम्र में ही हो गई थी। पति मारता था, प्लस उसने मल्टीपल टाइम्स फिजिकल अब्यूज भी किया, इसलिए वो अपने पति के घर को छोड़ के वापस मायके आ गई थी। गांव में बदनामी होना शुरू हुई। गांव के सरपंच के बेटे ने फूलन देवी के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए और फूलन को गांव से ही बाहर निकाल दिया। वो अपने एक कजन कैलाश के घर जाके रहने लग गई, उससे भी शादी की, लेकिन फिर वापस अपने घर आ गई। पुलिस ने झूठे इल्जाम में उसको अरेस्ट कर लिया और मल्टीपल टाइम्स फिजिकल अब्यूज भी किया। इतनी कम उम्र में ही फूलन देवी काफी कुछ सहन कर चुकी थी। एक रात जब फूलन अपने गांव गोरहा का पूर्वा में सो रही थी, तब अचानक एक डकैत की गैंग ने गांव पर अटैक कर दिया। ध्यान से एक बार इस गैंग को देखो। ये जो बंदा यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये है इनका लीडर बाबू गुज्जर, और ये जो बाबू गुज्जर के साइड में खड़ा है, ये है विक्रम मल्ला, जो इस गैंग का सेकंड इन कमांड है। इनको थोड़ा ध्यान से देख लो, ये लोग आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अब यहाँ 3 अलग अलग केस सिनेरियोज हैं और अलग अलग मल्टीपल डिफरेंट सोर्सेज अलग अलग बात बोलते हैं कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था, लेकिन ये बात आज तक किसी को ठीक से नहीं पता और फूलन देवी ने भी इस बात पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। कुछ सोर्सेज कहते हैं कि फूलन देवी को जबरदस्ती उठाकर ले जाया गया, कुछ सोर्सेज कहते हैं कि अपने छोटे भाई की जान बचाने के लिए उसने अपने आप को डाकुओं के हवाले कर दिया, और कुछ कहते हैं कि फूलन खुद अपनी पुरानी जिंदगी से थक चुकी थी और अपनी मर्जी से ही डकैतों के साथ चली गई। सच क्या था, ये आज भी एक राज ही है। एक बात और जो आपको यहाँ पता होनी चाहिए वो ये कि बाबू गुज्जर की गैंग भी 2 अलग अलग कास्टों से मिलकर बनी हुई थी। एक तरफ थे ठाकुर जो अपर कास्ट के थे और दूसरी तरफ थे मल्ला
जो लोअर कास्ट के थे। खुद बाबू गुज्जर भी एक ठाकुर था। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अलग अलग जातियां ही आगे चल के इस पूरी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट बनने वाली हैं। खैर, बाबू गुज्जर की नजर भी फूलन पर थी और उसने अगले 72 घंटों तक फूलन को फिजिकली अब्यूज किया। लेकिन तीसरे दिन शाम को स्टोरी में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। विक्रम मल्ला, हाँ वही जो इस गैंग का सेकंड इन कमांड था, वो फूलन को पहले से ही पसंद करता था। जब उसने देखा कि फूलन के साथ इतनी भयानक चीजें हो रही हैं, तो उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने बाबू गुज्जर को वहीं पर गोली मार दी। बाबू गुज्जर के मर्डर की खबर पूरे आसपास के गांव कस्बों में आग की तरह तेजी से फैल गई। साथ ही ये भी सबको पता चल गया कि विक्रम मल्ला, जो फूलन की ही जाति का था, उसने अपने अपर कास्ट लीडर को मार दिया है। और ना सिर्फ ये, वो इस पूरी गैंग का लीडर भी बन चुका है। ये बात सिर्फ एक पावर शिफ्ट नहीं थी, बल्कि एक सिंबल बन गई थी अपर कास्ट के खिलाफ खुली बगावत का। फूलन अब विक्रम मल्ला के साथ रहने लगी थी। आखिर मल्ला ने ही तो बाबू गुज्जर से उसकी जान बचाई थी। धीरे धीरे फूलन को विक्रम से प्यार भी हो गया और दोनों का रिश्ता चंबल के गांव कस्बों में मशहूर हो गया। इनफैक्ट फूलन ने तो एक रबर स्टैंप भी बनवा लिया था जिसमें लिखा था, दस्यु सुंदरी दस्यु सम्राट विक्रम की प्रेमिका, यानी कि डाकू सुंदरी डाकू सम्राट विक्रम की प्रेमिका। विक्रम ने फूलन को सब कुछ सिखाया, बंदूक चलाना, जिंदा रहने के तरीके और जंगल के सारे रूल्स। उसने फूलन देवी के लंबे बाल कटवा दिए और उसके लिए एक ट्रांजिस्टर रेडियो और एक कैसेट रिकॉर्डर भी खरीदा, क्योंकि फूलन को गाने सुनने का बहुत शौक था। विक्रम ने ही उसे पहली बार बंदूक दी और फूलन कुछ ही दिनों में जबरदस्त शूटर भी बन गई। विक्रम ने ही फूलन से कहा था कि अगर मारना ही है तो 20 को मारना, एक को मारेगी तो लोग तुझे हत्यारन कहेंगे और फांसी पर चढ़ा देंगे, लेकिन अगर 20 को मारेगी तो नाम होगा और कहानी बनेगी। ये पूरी बात फूलन के दिमाग में प्रिंट हो गई। आपको आगे पता चलेगा कैसे। एनीवेज, अगले 1 साल तक विक्रम और फूलन ने अपनी गैंग को लेकर चंबल नदी के इन बीहड़ों में डाका डालना शुरू किया। विक्रम और फूलन की गैंग ज्यादातर अपर कास्ट के अमीर लोगों को लूटती थी और वो पैसा गरीबों में बांट दिया जाता था। धीरे धीरे लोग उन्हें रॉबिन हुड से कंपेयर करने लगे। इसके अलावा गाड़ियों को रोककर डाका डालते, अपर कास्ट गाँव और हवेलियां उजाड़ देते, कभी कभी लोगों का कत्ल या किडनैपिंग भी करते। लेकिन हर ऑपरेशन के पहले और बाद में फूलन के कहने पर पूरी गैंग किसी न किसी दुर्गा माँ के मंदिर में जाकर पूजा जरूर किया करती थी। फिर एक दिन फूलन सीधा पुत्तीलाल के गांव पहुंचती है, वही आदमी जिससे बचपन में फूलन देवी की शादी करवा दी गई थी और जो उसके साथ जबरदस्ती किया करता था। वहां जाकर फूलन ने उसे पूरे गांव के सामने खूब मारा और जाते वक्त वहां एक नोट भी छोड़ा जिसमें लिखा था, अगर किसी ने किसी बच्ची से शादी करने की हिम्मत की तो फूलन उसे छोड़ेगी नहीं, उसे मार दिया जाएगा। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, एक वार्निंग थी उन सब के लिए जो छोटी बच्चियों से शादी करके उनकी जिंदगी बर्बाद करते थे। यहाँ एक बात आपको और बता दूं कि इस पूरी गैंग में जो ठाकुर थे उनको ऑब्वियसली अब विक्रम से दिक्कत हो ही रही थी। आपको पता चल चुका है क्यों। और इसी बीच पुरानी गैंग, मतलब कि बाबू गुज्जर की गैंग के 2 पुराने डाकू श्री राम सिंह और लाला राम सिंह जेल से बाहर आ जाते हैं। दोनों ही ठाकुर थे, यानी कि अपर कास्ट के थे और दोनों ही जेल जाने से पहले बाबू गुज्जर की इसी गैंग के साथ काम किया करते थे। जेल से निकलते ही इन्हें 2 बातों से प्रॉब्लम हो गई। पहली बात ये कि विक्रम मल्ला ने बाबू गुज्जर को मार दिया है और अब खुद गैंग का लीडर बन चुका है, और दूसरी जो इनके लिए और भी बड़ी बात थी वो ये कि विक्रम एक लो कास्ट का आदमी था। यह बात दोनों भाइयों को हजम ही नहीं हुई। उनके लिए कास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए दोनों भाइयों ने मिलकर विक्रम को खत्म करने का प्लान बनाया और विक्रम की ही गैंग के कुछ लोग उसके खिलाफ हो गए, यानी कि ठाकुर श्री राम सिंह और लाला राम सिंह के साथ जाकर मिल गए। आज दिन है विक्रम की मौत का, 13 अगस्त 1980। सब कुछ रोज के जैसा ही था और डेली की तरह विक्रम और फूलन रात को अपने कैंप में सोने के लिए चले गए। तभी एक गोली चलने की आवाज आई। उसी सेकंड विक्रम उठ के बैठ गया। पहले तो उन लोगों को लगा कि पुलिस ने उनकी गैंग को घेर लिया है। पुलिस से बचने के लिए फूलन और विक्रम अपनी राइफल्स ढूंढने लग गए, लेकिन बदकिस्मती से वो वहाँ थी ही नहीं। और यही वो मोमेंट था जब विक्रम को लग गया था कि ये एक ट्रैप है। अगले ही पल श्री राम और लाला राम कैंप में घुस गए और बिना किसी वार्निंग के सीधा विक्रम पे गोली चला दी और विक्रम वही फूलन की गोद में ही मर के गिर गया। श्री राम और लाला राम की सनक अभी भी पूरी नहीं हुई और उन्होंने फूलन को उठाने का ऑर्डर दे डाला। फूलन कुछ समझ पाती उससे पहले ही श्री राम के साथ वाले डाकुओं ने फूलन के हाथ पैर बांध दिए और उसको उठा के एक बोट में डाल दिया। ये बोट सीधा जाकर रुकी इस बहमई गाँव में। लोकेशन का ओवरव्यू आप ऐसे ले सकते हो कि यहाँ कहीं चंबल की किसी बीहड़ में से फूलन देवी को उठाया था और कुछ किलोमीटर दूर यहाँ बहमई गाँव में ले गए थे। रोने लगी तो डांटा कि रोती क्यों है? ये जो मैंने बताया अभी 50% है, 100% देखना चाहती है? ये देख। बहमई गांव में फूलन को एक ऐसी झोपड़ी में कैद करके रखा गया जहां सिर्फ अंधेरा था। इस अंधेरे में उसे 3 हफ्तों तक रखा गया। से ब्लाउज खोला, दिखाया, छातियों में गड्ढे हुए थे जो मांस नोचा था ठाकुरों और रेप करते थे। लिटरली ऐसे मांस नोचा। हर रात इस झोपड़ी में कुछ ठाकुर लोग आते थे
और 23वें दिन पर तो श्री राम और लाला राम ने सारी हदें पार कर दी, फूलन को जमीन पर घसीट के बाहर निकाला। आगे बढ़ने से पहले एक बार ध्यान से देख लो, भैमई गाँव में फूलन को इस वाली झोपड़ी में रखा हुआ है और गाँव के बीचों बीच है ये कुआं। श्री राम ने फूलन को इस कुएं से पानी लाने को बोला। पहले तो फूलन ने मना कर दिया, लेकिन उस स्थिति में उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। फूलन ने मटका हाथ में लिया और आगे बढ़ी। तभी श्री राम ने फूलन का वो ब्लैंकेट खींच लिया जिससे फूलन ने अपनी बॉडी को ढक रखा था। फूलन के शरीर पर उस समय सिर्फ वो ब्लैंकेट ही था। भैमई के आदमी फूलन को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। उन्होंने हूटिंग करना शुरू किया, घटिया कमेंट्स पास किए, उसे देख के हंसे और उस पर थूकना भी शुरू कर दिया। आई होप आप समझ पा रहे हो कि फूलन उस समय किस सिचुएशन से गुजर रही होगी। उसी शाम झोपड़ी से कुछ ही दूरी पर फूलन की गैंग का एक बंदा, ये संतोष पंडित, श्री राम और लाला राम के बीहड़ जाने का इंतजार कर रहा है। उन लोगों के निकलते ही संतोष पंडित चुपचाप इस झोपड़ी में घुसा और एक बैलगाड़ी के पीछे फूलन को बिठा के वहाँ से ले गया। संतोष पंडित फूलन को विक्रम मल्ला के एक पुराने साथी मान सिंह के पास ले गया। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि फूलन को वहाँ से भगाने वाला असल में मान सिंह ही था, लेकिन इस बात की कंफर्म डिटेल नहीं मिली है। शुरू में फूलन ने एक मुस्लिम डकैत बाबा मुस्तकीन की गैंग ज्वाइन की, लेकिन फूलन को सिर्फ डकैत नहीं बनना था, बल्कि उसे तो बदला लेना था और बदले के लिए उसके पास अपनी खुद की गैंग होनी जरूरी थी। आखिरकार मान सिंह के सपोर्ट से फूलन ने फिर से अपनी एक नई गैंग तैयार कर ली। 7 महीने तक अपनी सारी ताकत इकट्ठी करके फूलन के सामने वो दिन आ ही गया जब वो अपने साथ हुए उन 3 हफ्तों के जुर्म का बदला ले सकती थी। बात है साल 1981 की और दिन है वैलेंटाइंस डे का। एक बार इस गांव को फिर से देख लो, ये है भैमई गांव और यही है वो कुआं। दिन के करीब 12 बजे फूलन की गैंग पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लेती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और सारे लोग अपने घरों में जाकर छुप गए। आज ये लोग यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि इन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि श्री राम और लाला राम अपनी गैंग के साथ भैमई गांव में शादी अटेंड करने आए हैं। ध्यान से देखो तो फूलन उसी कुएं के प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, पुलिस की ड्रेस पहने और सर पर ये लाल कफन बांध के आई है। सबसे पहले उसने मेगाफोन पर चिल्ला के एब्यूजिव लैंग्वेज में गांव वालों को श्री राम और लाला राम को उसके हवाले करने के लिए बोला। फूलन ने ऑर्डर दिया कि गांव में जितने भी आदमी हैं सबको बाहर लेकर आओ, लेकिन महिलाओं और बच्चों को कोई कुछ नहीं करेगा। फूलन की गैंग यहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। पहली तो वो जो गांव को घेर के खड़ी थी और पहरा दे रही थी, दूसरी घर घर में जाकर आदमियों को घसीट के बाहर लेकर आ रही थी और तीसरी घरों से कीमती सामान और बर्तन चुरा रही थी। सारे आदमियों को बाहर लाया गया और एक एक करके सबसे श्री राम और लाला राम के बारे में पूछा गया। वहाँ मौजूद आदमियों में से 2 बंदे श्री राम और लाला राम की गैंग के ही निकले, बट श्री राम और लाला राम उस समय भैमई गांव में मौजूद ही नहीं थे। बाकी लोगों ने कसम खाई कि उन दिनों के बारे में किसी को भी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन आज फूलन देवी के सिर पर तो खून सवार था। उसने 22 बंदों को एक लाइन में खड़ा किया और फिर से पूछा कि श्री राम और लाला राम कहाँ है। जवाब ना मिलने पर सबको एक ही साथ गोली मरवा दी। टोटल 150 गोलियां चली और 22 के 22 लोगों की मौत हो गई। हालांकि एग्जैक्ट नंबर्स थोड़े अनक्लियर हैं। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि 20 लोग मरे और एक सर्वाइवर के मुताबिक 26 लोग लाइन में खड़े हुए थे। ये हत्याकांड इतना भयानक था कि सरकार ही हिल गई और उस टाइम उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वीपी सिंह ने तो इस पूरे हत्याकांड की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रेजिग्नेशन तक दे दिया था। फूलन के सिर पर 10,000 का इनाम रखा गया और यहीं से फूलन बैंडिट क्वीन के नाम से फेमस हो गई मीडिया की वजह से। अब फूलन देवी का नाम डाकुओं की दुनिया में सबसे बड़ा बन चुका था। इस कांड के बाद ठाकुर फूलन के और ज्यादा अगेंस्ट हो गए थे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी टेंशन ये बन गई थी कि कहीं ये पूरा मामला कास्ट वायलेंस में कन्वर्ट ना हो जाए। उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू बन गया था कि फूलन देवी को कैसे भी करके सरेंडर करवाना है। फूलन और उसकी गैंग लगातार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच घूमते रहते थे, इसलिए दोनों स्टेट्स की पुलिस ने फूलन से सरेंडर करवाने की प्लानिंग शुरू कर दी। दोनों राज्यों की सरकारें चाहती थी कि बिना किसी खून खराबे के फूलन को शांति से सरेंडर के लिए तैयार किया जाए। उस समय मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अर्जुन सिंह ने फूलन देवी के सरेंडर का जिम्मा भिंड डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड आईपीएस ऑफिसर राजेंद्र चतुर्वेदी को दिया। राजेंद्र चतुर्वेदी ने अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल करके सबसे पहले फूलन की मां और उसकी बहन को कांटेक्ट किया। फिर साल 1982 5 दिसंबर की रात को राजेंद्र चतुर्वेदी की मुलाकात एक डाकू से हुई जो कि फूलन देवी की गैंग का ही मेंबर था। वो डाकू राजेंद्र चतुर्वेदी को फूलन देवी से मिलवाने के लिए रेडी हो गया। चंबल नदी के किनारे राजेंद्र चतुर्वेदी की मुलाकात मान सिंह से हुई जो कि फूलन देवी का राइट हैंड था। बहुत समझाने के बाद मान सिंह सरेंडर वाली बात करने के लिए राजेंद्र चतुर्वेदी को फूलन देवी के पास ले गया। कैंप में पहुंचने के बाद फूलन देवी ने राजेंद्र चतुर्वेदी के पैर छुए, उनके पैरों पर 501 रुपए भी रखे, एक तरह से रिस्पेक्ट पे करने के लिए। लेकिन जैसे ही राजेंद्र चतुर्वेदी ने सरेंडर की बात छेड़ी, फूलन गुस्से में आ गई। वो कहती हैं, आपके कहने से मैं सरेंडर कर दूंगी क्या? मैं फूलन देवी हूँ, चाहूँ तो इसी वक्त आपको गोली मार सकती हूँ। मान सिंह बीच बचाव करता है और सिचुएशन को शांत करता है। बाद में फूलन थोड़ा नॉर्मल होती है और खुद राजेंद्र चतुर्वेदी के लिए खाना तक बनाती है। फिर फूलन एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछती है कि क्या गारंटी है कि सरेंडर करते ही पुलिस मुझे गोली नहीं मार देगी? राजेंद्र चतुर्वेदी उसे भरोसा दिलाते हैं कि ये पूरा प्रोसेस मध्य प्रदेश के
चीफ मिनिस्टर अर्जुन सिंह के अप्रूवल के साथ हो रहा है और इस बात को प्रूव करने के लिए वो ये तक कहते हैं कि अगर चाहो तो तुम्हारे किसी गैंग मेंबर को सीएम से मिलवा दिया जाएगा। फाइनली फूलन मान जाती है, लेकिन तभी उत्तर प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के बीच फूलन की गिरफ्तारी को लेकर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। भैमई हत्याकांड की वजह से फूलन को लग रहा था कि अगर वो उत्तर प्रदेश गई तो उनकी हत्या हो जाएगी, तो इसके लिए फूलन कुछ डिमांड्स रखती हैं। डिमांड नंबर 1, वो मध्य प्रदेश में सरेंडर करेंगी। डिमांड नंबर 2, उनकी गाय और बकरी को भी उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश लाया जाए। डिमांड नंबर 3, उनको A ग्रेड जेल में रखा जाए। डिमांड नंबर 4, उनके भाई को सरकारी नौकरी दी जाए। डिमांड नंबर 5, परिवार को जमीन दी जाए। डिमांड नंबर 6, उन्हें या उनके गैंग के किसी भी मेंबर को फांसी की सजा ना दी जाए। इन डिमांड्स के चलते दोनों स्टेट्स की पुलिस के बीच टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आपस में गोलीबारी तक की नौबत आ गई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुस्से में आकर मध्य प्रदेश पुलिस के 6 पुलिस वालों को गिरफ्तार तक कर लिया था और इस पूरे हंगामे के चलते सरेंडर का प्लान फेल हो गया। एवरीथिंग केम बैक टू जीरो। अब राजेंद्र चतुर्वेदी को फिर से फूलन को सरेंडर के लिए मनाना था। वो फिर से फूलन से मिलने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं गए, बल्कि अपनी बीवी और अपने छोटे से बच्चे को लेकर वहां पहुंचे। फूलन की गोद में उन्होंने अपना बच्चा रख दिया। फूलन को यकीन दिलाया कि चाहे मेरा बच्चा गिरवी रख लो, पर मेरी बात पर विश्वास करो। इस बार फूलन का दिल पिघल जाता है। जैसे तैसे करके फूलन ने सरेंडर के लिए एग्री कर लिया। प्लस सरकार ने फूलन की डिमांड्स तो मान ही ली थी और भैमई हत्याकांड के ऑलमोस्ट 2 साल बाद यानी कि 13 फरवरी 1983 को सरेंडर की डेट फिक्स की गई। जगह थी मध्य प्रदेश का ये भिंड जिला। फूलन तब तक इतनी फेमस हो चुकी थी कि उनके सरेंडर को देखने के लिए ही 8000 से ज्यादा लोग वहां मौजूद थे, वो भी बिना किसी सोशल मीडिया के। सोचने वाली बात है। ये जो स्टेज आपको दिख रहा है, ये ही वो जगह है जहां अभी कुछ ही देर में फूलन देवी सरेंडर करने वाली हैं। स्टेज पर मौजूद हैं ये मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अर्जुन सिंह। साइड में माँ दुर्गा और महात्मा गांधी की फोटोज रखी हुई हैं। सब फूलन के आने का इंतजार कर रहे हैं। तभी एक जोरदार चांटे की आवाज आती है। ये चांटा फूलन देवी ने एक रिपोर्टर को मारा था जब उसने सरेंडर से पहले ही उनकी फोटो क्लिक कर ली थी। फूलन को पता था कि उनकी एक फोटो लाखों में बिकती है और फूलन ने अपने हिस्से के पैसे भी उस रिपोर्टर से मांगे। खैर, स्टेज पर पहुंचकर फूलन अपनी कार्ट्रिज बेल्ट उतारती हैं और सीएम अर्जुन सिंह के पैरों में रख देती हैं। एक हार सीएम के गले में डालती हैं और दूसरा माँ दुर्गा की तस्वीर पर चढ़ाती हैं। फूलन पर टोटल 22 हत्या, 23 डकैती और 18 अपहरण के केसेस चले। फूलन को 11 साल की जेल हुई और उन्हें मध्य प्रदेश के ग्वालियर जेल में रखा गया। फिर साल 1994 में अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए मुलायम सिंह यादव की सरकार ने फूलन देवी की रिहाई करवा दी। ये जो फोटो आपको दिखाई दे रही है, ये है उम्मेद सिंह। इनसे साल 1995 में फूलन देवी ने शादी कर ली और बुद्धिज्म धर्म भी अपना लिया। फिर साल 1996 में मिर्जापुर सीट से फूलन देवी सांसद बनी और 1999 में एक बार फिर से रीइलेक्ट हुई। फिर आगे की कहानी तो आपको पता ही है। 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी का पार्लियामेंट से अपने घर जाना, ग्रीन कलर की मारुति 800 में शूटर्स का फूलन देवी के घर के ही बाहर वेट करना और जैसे ही फूलन देवी अपने घर के गेट पर पहुंची, तीनों ने उन पर गोलियां चला दी। शूटर्स ने तुरंत फायरिंग के बाद अपनी मारुति 800 में बैठकर ये अशोका रोड क्रॉस किया और इस पंडित पंत मार्ग पर आ गए। वहां उन्होंने गाड़ी छोड़ दी। उस गाड़ी में उन्होंने अपनी मंकी कैप्स और 2 बंदूकें भी छोड़ दी। फिर उन्होंने गन पॉइंट पर एक ऑटो रोका, उसमें बैठे और वहां से फरार हो गए। पुलिस ने कुछ ही देर बाद वो मारुति 800 गाड़ी तो बरामद कर ली। उसमें 2.32 कैलिबर की रिवॉल्वर्स और मंकी कैप्स मिली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये सब किसने किया और उससे भी बड़ा सवाल ये था कि क्यों किया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी ही थी कि 27 जुलाई को एक आदमी पंकज उर्फ शेर सिंह राणा मीडिया के सामने आया और उसने फूलन देवी की हत्या की जिम्मेदारी ली और खुद ही सरेंडर कर दिया। 100 बात की एक बात यह है कि 1981 में फूलन देवी ने भैमई गांव में जो 22 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मारी थी, उसका बदला लेने के लिए शेर सिंह राणा ने इस फूलन देवी हत्याकांड को अंजाम दिया था। साल 2014 में कोर्ट ने शेर सिंह राणा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई थी, लेकिन साल 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें बेल मिल गई और वो जेल से बाहर आ गए। ये बात भी सच है कि फूलन देवी की बहन मुन्नी देवी ने एक वक्त पर राणा के खिलाफ गवाही दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल दिया और बोला कि फूलन देवी के हस्बैंड उमेद सिंह भी फूलन देवी के इस हत्याकांड में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने इन सब बातों को नहीं माना और शेर सिंह राणा को ही फूलन देवी हत्याकांड का जिम्मेदार ठहराया था। अगर आप भी सिस्टम के अंदर जाकर उसको बदलना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक ज्वाइन करो और स्पेशल डिस्काउंट के लिए पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दी गई मेरी लिंक्स का यूज करो। खैर, इस वीडियो में मैंने बताया है कि स्ट्रीट फूड्स कैसे यंग इंडियंस की जान ले रहे हैं। क्लिक करो और जरूर देखो।